हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। हम लोग देख रहे हैं PYQs टू MCQs। इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, इसके अंतर्गत हम लोग न्यूज़पेपर की एनालिसिस देखते हैं। एनालिसिस देखने के बाद प्रीवियस ईयर जो पीटी के क्वेश्चन होते हैं उसको देखते हैं और उसके आधार पे क्या MCQs बन सकते हैं जो 2025 में पूछे जाने की जिसकी प्रायिकता होती है प्रीलिम्स में, वो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है पेज नंबर 1 से रिलेटेड टॉपिक है और ये हुसैन सागर जो झील है हैदराबाद में उससे रिलेटेड है। वहाँ पे शो फिर से स्टार्ट हो गया है, इस संदर्भ में ये दिया गया है। इस संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि हैदराबाद में जो हुसैन सागर झील है उसका म्यूजिकल फाउंटेन जो लंबे समय से बंद था फिर से गुरुवार को स्टार्ट हो गया है। संगीत और रोशनी के साथ तालमेल बिठाता शानदार जल शो जो है बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। हैदराबाद के टैंक बैंड क्षेत्र में यह प्रमुख विशेषता मरम्मत और तकनीकी सुधार के कारण जो है लंबे समय तक बंद पड़ी हुई थी। हुसैन सागर झील का अगर अवलोकन करें तो यह स्थान जो है हैदराबाद और सिकंदरा के बाद के जो है बीच झील की भौगोलिक स्थिति है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आधा अगर हैदराबाद में है और आधा सिकंदराबाद में है, वैसे भी दोनों ट्विन सिटी ही है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो इब्राहिम कुली कुतुब शाह द्वारा जो है 1562 ईस्वी में इस झील का निर्माण और डिजाइन करवाया गया था और प्रकार इसकी जो है मानव निर्मित झील है। आकार, गहराई और उद्देश्य जो है इसका विवरण थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये जो मूसी नदी पर निर्मित है इसे प्रारंभ में सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए बनवाया गया था। आपने देख लिया कि हुसैन शाह वली के नाम पे इसका निर्माण कराया गया था। फेमस है झील के एक द्वीप पर 18 मीटर ऊंची और 350 टन वजनी एक अखंड जो है बुद्ध की प्रतिमा इसमें रखी गई है। झील के किनारे टैंक बंड रोड और हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है। जो टैंक बंड रोड है ना वही हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है जो झील के ऊपर है। पर्यटन गतिविधि देखें तो नौकायन और जल क्रीड़ाएं जैसे स्पीड बोट, फेरी और पैरासेलिंग होती है। लुम्बिनी पार्क है जहां लेजर शो और म्यूजिकल फाउंटेन आकर्षण का केंद्र है। नेकलेस रोड जो है जो झील के चारों ओर है, इसमें पार्क और रेस्तरां है। पर्यावरणीय चिंता क्या है? औद्योगिक और घरेलू कचरे के कारण प्रदूषण होता है। अतिक्रमण के कारण जो है जल धारण क्षमता इसकी घटी है। यूट्रोफिकेशन यानी अत्यधिक शैवाल वृद्धि के कारण जल की गुणवत्ता खराब हुई है। संरक्षण के प्रयास हो रहे हैं इसमें। तेलंगाना सरकार जो है इसके सफाई परियोजना पे काम कर रही है। गंदे पानी के शुद्धिकरण के लिए संयंत्र लगाए हैं जिससे प्रदूषण कम हो सके और प्रतिमाओं के विसर्जन पर प्रतिबंध लगाया ताकि जल की गुणवत्ता जो है बनी रहे। हुसैन सागर झील एक प्रमुख ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन स्थल है, अतः इसके पारिस्थितिकी संतुलन को बहाल करने के लिए उचित आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारा पेज नंबर 1 और पेज नंबर 5 से रिलेटेड है। ये जो है वेबसाइट को बंद करने, मतलब ये सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग करने के लिए ये सारी चीज़ें हैं। और ये वेटिकन जो वेबसाइट है उसको बंद कर दिया गया था। PM का जो कार्टून बनाया गया था जिसके तहत जो है एक तरफ PM को जंजीरों में बंधा हुआ दिखाया गया था और दूसरे तरफ जो है प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को बात करते और मुस्कुराते हुए दिखाया गया था। उसी को ये बंद किया गया था। इसके तहत जो है IT रूल 2021 को बनाया गया था मुद्दा। इसके संदर्भ में हम थोड़ा डिटेल देखते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र जो है स्टार्ट कर रहा है मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर मिसलीडिंग रिपोर्ट को। मतलब दोनों जो है कहीं ना कहीं प्रेस की स्वतंत्रता और आप कह सकते हो कि जो इश्यूज है उसको कवर करने के लिए है ये दोनों रिपोर्ट। तो मद्रास हाई कोर्ट ने वेटिकन वेबसाइट को अनलॉक करने का आदेश दिया है। चेन्नई के जो है मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को वेटिकन वेबसाइट की सार्वजनिक पहुंच बहाल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश इस शर्त पे दिया गया है कि वेबसाइट उस विवादित कार्टून को अस्थायी रूप से हटा देगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंजीरों में दिखाया गया जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से वो मिल रहे थे। वेटिकन के जो वरिष्ठ वकील विजय नारायण ने तर्क दिया है कि कार्टून अनुच्छेद 19(2) और IT अधिनियम 2000 की धारा 69(a) के तहत किसी भी प्रावधान का ये उल्लंघन नहीं करती है।
उन्होंने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण है। मीडिया पर इस प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए। मंत्रालय ने इस कार्टून को लेकर दर्ज की गई शिकायत के बाद वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया था और इसे हटाने के लिए आईटी नियम 2021 के तहत नोटिस जारी किया गया था। मंत्रालय की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल है सुंदरन ने तर्क दिया है कि यह कार्टून विदेशी संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वेबसाइट को प्रतिबंधित किया गया था। अब इसमें विदेशी संबंध को कैसे नुकसान पहुंचाएगा वो तो व्याख्या वही लोग दे पाएंगे, हम लोग तो दे नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप को तो जंजीरों में बांधा नहीं गया था, जंजीरों में बांधा गया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, तो ये कैसे संबंध खराब कर सकता है, इसकी व्याख्या पता नहीं है वो देंगे या नहीं देंगे। उसी प्रकार जो महाराष्ट्र जो सरकार है वो मीडिया को कंट्रोल करने के लिए एक सेल स्थापित कर रहा है। महाराष्ट्र सरकार प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खबरों की निगरानी और उसका विश्लेषण करने के लिए 10 करोड़ की बजट के साथ मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर स्थापित कर रही है। यह केंद्र जो है तथ्यात्मक और भ्रामक रिपोर्ट की पहचान करेगा और खबरों पर त्वरित स्पष्टीकरण प्रदान करेगा। इसका जो उद्देश्य है सरकारी नीतियों, योजनाओं और पहलों से जुड़ी सटीक जानकारी का प्रसार सुनिश्चित करना चाहिए। हालांकि आपने देखा होगा कि कई ऐसे हैं जो बीजेपी के वर्करों ने उल्टे सीधे बयान दिए हैं, उसके ऊपर कोई एक्शन आज तक भी नहीं लिया गया है। खैर रहने दीजिए उसको, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता की स्वतंत्रता और जो इश्यूज है उसके मध्य संबंध ढूंढने की कोशिश हम लोग करते हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इसका संवैधानिक आधार आर्टिकल 19(1)(a) है, जिसमें मीडिया को भी स्वतंत्रता उसी के तहत दी गई है। इसके तहत भारत के नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपनी राय व्यक्त करने का अधिकार है, चाहे वह भाषण, लेखन या अन्य माध्यम से हो। अनुच्छेद 19(2) जो है रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, उचित प्रतिबंध लगाता है, जो भारत की संप्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों के साथ जो मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था में शालीनता, मानहानि और न्यायालय की अवमानना और अपराध को उकसाना। देखिए डिपेंड ये करता है ना कि आप किसी चीज़ की व्याख्या कैसे करते हैं। सवाल ये है कि अगर किसी को दबाना है ना तो व्याख्या आप अपने हिसाब से आराम से कर सकते हैं और कोर्ट में ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ निकल करके इससे सामने आता नहीं है। प्रेस की स्वतंत्रता महत्वपूर्ण क्यों है? शासन में पारदर्शिता और जवाबदेहिता सुनिश्चित करना, जनता को तटस्थ और तथ्यात्मक समाचार उपलब्ध कराना, लोकतंत्र को मजबूत करना और सूचित निर्णय लेने में मदद करना। प्रेस की स्वतंत्रता की चुनौती अगर देखें तो सेंसरशिप और मीडिया नियंत्रण जो है सरकार द्वारा विषय वस्तु पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मानहानि कानून और SLAPP मामले पत्रकारों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। धमकी और हिंसा का प्रयोग किया जाता है। पेड न्यूज़ और मीडिया पूर्वाग्रह जो है ये भी इसमें चलाया जाता है। पत्रकारों के लिए जो लीगल जो कानूनी सुरक्षा है वो देख लेते हैं। भारतीय प्रेस परिषद जो प्रेस नैतिकता और स्वतंत्रता की निगरानी करता है। विसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम 2014 जो भ्रष्टाचार उजागर करने वालों की रक्षा करता है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 जो सार्वजनिक डेटा तक पहुंच प्रदान करता है। बैलेंसिंग फ्री स्पीच और रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर देखें कि मतलब दोनों के मध्य हमें क्या करना होगा, व्यक्ति स्वतंत्रता और पत्रकारिता के बीच संतुलन स्थापित कैसे कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता का दुरुपयोग जो है फर्जी अखबारों, घृणा फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। नैतिक पत्रकारिता तथ्य आधारित और निष्पक्ष होनी चाहिए। जनहित को सनसनीखेज रिपोर्ट से ऊपर रखना चाहिए। IT अधिनियम 2021 की बात करें और धारा 69(a) की, तो कानूनी अधिकार आधार जो है इसके तहत सूचना अधिकार अधिनियम 2000 के तहत जो है ये IT अधिनियम 2000 के तहत है। संयुक्त प्रावधान देख लीजिए IT अधिनियम 2021 और IT अधिनियम 2002 की धारा 69(a) के तहत ऑनलाइन सामग्री को हटाने के लिए शक्तियां प्रदान की गई है। किसको? गवर्नमेंट को। तो IT अधिनियम 2000 की धारा 69(a) की अगर बात करें तो यह सरकार को किसी वेबसाइट या ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है। कब लागू होता है ये? राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता, सार्वजनिक व्यवस्था और विदेशी संबंध। तो अभी जो मामला है उसमें विदेशी संबंध को आधार बनाया गया है। ब्लॉकिंग प्रक्रिया यह संवैधानिक प्रक्रिया केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत वेबसाइट ब्लॉक की जाती है। इंटरमीडियरी की जिम्मेदारी सोशल मीडिया कंपनियों को अनुपालन करना इसके तहत अनिवार्य है। ये ध्यान रखिएगा, इंटरमीडियरी जो है उसकी जिम्मेदारी है इन चीज़ों को
अनिवार्य रूप से कंप्लाई करना। आपातकालीन प्रावधान सरकार जो 24 घंटे के भीतर ब्लॉकिंग का आदेश दे सकती है। अपीलीय प्रक्रिया प्रभावित पक्ष हाईकोर्ट में चुनौती दे सकता है। आरटी नियम 2021 के जो मुख्य प्रावधान है उसको देखें तो सोशल मीडिया नियमन के तहत 3 श्रेणियों बनाई गई है, जिसमें सामान्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसमें 50 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले प्लेटफॉर्म है, और समाचार और समसामयिकी मामलों के मध्यस्थ। तो ये जो है मैंडेटरी कंप्लायंस हैं। जो महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ है उनके लिए जो मैंडेटरी कंप्लायंस है, शिकायत अधिकारी लगाना जो 15 दिन में शिकायत का निवारण कर सके, मुख्य अनुपालन अधिकारी जो आईटी अधिनियम का अनुपालन की निगरानी कर सके, नोडल संपर्क अधिकारी जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों से समन्वय कर सके, स्रोत पहचान खंड जो अवैध सामग्री के मूल स्रोत की पहचान करना आवश्यक है। इसके तहत ओटीटी और डिजिटल न्यूज़ रेगुलेशंस की अगर बात करें तो सामग्री वर्गीकरण को देख लीजिए। यू यूनिवर्सल सभी के लिए उपयुक्त। U/A जो 7+ है वो आयु विशिष्ट श्रेणी होता है, और A होता है केवल 18+ दर्शकों के लिए। जो 3 स्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली है उसमें स्वनियमन प्लेटफॉर्म द्वारा किया जाता है, उद्योग निकाय द्वारा निगरानी की जाती है, और लास्ट में होता है सरकार द्वारा निगरानी करना। शिकायत निवारण तंत्र के तहत देख लीजिए तो आईटी अधिनियम 2022 में संशोधन किया गया था शिकायत अपीलीय समिति की स्थापना करने की, और 2023 में जो संशोधन किया गया ऑनलाइन गेमिंग नियम लागू किए गए, और सट्टेबाजी वाले खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया। चिंताएं क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा, क्योंकि सरकार के पास वेबसाइट और सामग्री को हटाने की व्यापक शक्ति है, वो ब्लॉक कर देती है। ऐसे में जो आर्थिक गतिविधि होती है वो रुक जाती है। गोपनीयता का उल्लंघन, स्रोत जो है पहचान नियमों से उपयोगकर्ताओं की निजता प्रभावित होती है। सरकारी हस्तक्षेप बढ़ता है, और टेक्नोलॉजी कंपनी जो है उसके ऊपर अनुपालन की जो लागत है उसका बोझ भी बढ़ता है। इस प्रकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पत्रकारिता के बीच जो है स्वतंत्र लोकतंत्र के स्तंभ हैं ये दोनों, लेकिन इन्हें राष्ट्रीय अखंडता और सामाजिक संबंध बनाए रखने के लिए जो है जिम्मेदारी के स्तर को पालन करने की जरूरत है। आरटी नियम 2021 और धारा 69A राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल नियमन को सख्त बनाते हैं, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और गोपनीयता पर असर भी डाल सकते हैं। अगला हमारा पेज नंबर 1 पे ही है, पाकिस्तान और पीओके से संबंधित है। तो ये मैप देख लीजिए थोड़ा सा। पीओके खाली करेगा नहीं करेगा वो तो बात की बात है, लेकिन हम लोग मैप देख लेते हैं और जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है उसको देख लेते हैं। तो मैप जो देखें, ये ग्रीन वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये पाकिस्तान पीओके यानी कि पाकिस्तान के अंतर्गत है। उसके बाद ये रेड वाला जो देख रहे हैं ये चाइना के अंतर्गत है, और ये ब्लू वाला जो है ये इंडिया के अंतर्गत है। और अभी जो आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये वाला एरिया जो है जो भारत के कंट्रोल में भी है, और इसी जगह पे अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं। ये लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ कोई विधानसभा नहीं है। और ये सारे एरिया जो रेड ग्रीन वगैरह है यहाँ तक, ये अगर आप देखें तो इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? इसको रखा गया है, हम आपको ब्लैक कलर से करके देते हैं, भारत के द्वारा इसको चिन्हित किया गया है लद्दाख के अंतर्गत। तो जम्मू कश्मीर का ये एरिया पाकिस्तान के अंतर्गत है, और ये एरिया जो लद्दाख है वो पाकिस्तान के अंतर्गत है, और लद्दाख का ये दोनों एरिया चाइना के कंट्रोल में है। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान अगर खाली कर दे पीओके तो ये सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व कैसे होगा भैया? ये चाइना भी तो कब्जा करके रखा है, चाइना के बारे में भी तो बोलो। 2-4-5 साल से खाली पाकिस्तान को बोल रही है, बुरा नहीं है बोलो, लेकिन चाइना को भी बोलने की ज़रूरत है। इस संदर्भ में जो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, और जो चुनाव हुए हैं और वहाँ की स्थिति जो है अनुच्छेद 370 के हटने के बाद, उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो उन्होंने बयान दिया है, जो बयान जो है लंदन के चौथम हाउस में चर्चा के दौरान दिया गया था। इसमें 3 चरण की बात जयशंकर ने की है। पहला चरण अनुच्छेद 370 को हटाना जो खत्म कर दिया गया है, और जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा था वो समाप्त हो चुका है। दूसरा है आर्थिक और सामाजिक विकास, ये जम्मू कश्मीर में आर्थिक और सामाजिक न्याय की बहाली हो रही है। तीसरा कदम था चुनाव कराना, जो चुनाव कराया जा चुका है। और चौथा कदम जो है उन्होंने जोर देकर कहा है कि अंतिम कदम पीओके की वापसी
है और अवैध रूप से पाकिस्तान ने इसे कब्जे में रखा है। इसके बाद जो है ये सॉल्व हो जाएगा तो पाकिस्तान और इंडिया का मामला भी सॉल्व हो जाएगा और जम्मू कश्मीर का मामला भी सॉल्व हो जाएगा। इस संदर्भ में जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस हुए हैं उसको हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 370 हटने से पहले की स्थिति देखें तो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था और इसका अपना संविधान था। 370 हटाने के बाद देखें ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया और भारतीय संविधान पूरी तरीके से इस पर लागू हो गया। सरकार की संरचना देखें तो वर्तमान जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो केंद्र शासित प्रदेश की है, जहां उपराज्यपाल जो है प्रमुख होते हैं। और विधानसभा की बात करें तो यूटी जो है में विधानसभा है, लेकिन लद्दाख में, जम्मू कश्मीर यूटी में विधानसभा है लेकिन लद्दाख में कोई विधानसभा नहीं है। कानून व्यवस्था यानी पुलिस और कानून व्यवस्था केंद्र सरकार के अधीन काम करती है जम्मू एंड कश्मीर में। चुनावी प्रक्रिया को देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यहाँ चुनाव करवाए हैं और विधानसभा जो है 90 सीटों वाली विधानसभा के लिए चुनाव हुए हैं और ये 90 सीट वाली सभी विधानसभा का चुनाव हुआ है। और ये मैं इसीलिए आपको मैप दिखाया था आपको, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, इस एरिया में चुनाव हुआ है। एक बार मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं। ये जो एरिया देख रहे हैं इस एरिया में चुनाव हुआ है और यहीं पे विधानसभा है। ऐसे में सभी जम्मू कश्मीर विधानसभा के लिए चुनाव कराना कोई इशू नहीं था। अगर हम इस क्षेत्र का चुनाव कराते या इस क्षेत्र का चुनाव कराते तब हमारे लिए इशू था, क्योंकि वो दूसरे देशों के कंट्रोल में है। और लोकसभा जो है जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें भी हैं और लद्दाख एक अकेला लोकसभा सीट है। संविधान बदलाव और प्रभाव देख लीजिए तो 2019 में जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा समाप्त हो गया और केंद्र शासित प्रदेश बन गया। राज्य पुनर्गठन किया गया। इसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। नागरिक के अधिकार, अब जम्मू कश्मीर के नागरिकों को भारत के अन्य राज्यों के समान अधिकार मिले हैं। इस प्रकार जो अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की प्रशासनिक और चुनावी प्रणाली जो है पूरी तरीके से भारतीय संविधान के अंतर्गत आ चुकी है। अब पेज नंबर 2 पे हमारा अगला टॉपिक है असम गवर्नर जो है वो हेड कर पाएंगे ऑटोनोमस काउंसिल अगर पोल को डिनाई किया जाता है। तो इस संदर्भ में हम लोग ऑटोनोमस काउंसिल के बारे में समझेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस के बारे में समझेंगे, इसमें क्या चेंजेस लाए गए हैं वो समझेंगे और कुछ इश्यूज अगर हैं तो उसके ऊपर भी हम लोग बातचीत करेंगे। तो असम संविधान ने 7 स्वायत्त परिषदों से जुड़े जो संशोधन है विधेयक पारित किया है। असम विधानसभा ने 7 स्वायत्त परिषदों से जुड़े संशोधन विधेयक पारित किया है, जिससे राज्यपाल को चुनाव में देरी होने पर इन परिषदों का नियंत्रण संभालने का अधिकार। इसका मतलब ये है कि ये लोग चुनाव वहाँ पे कराने वाले नहीं हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी बनती है। तो संशोधन निम्नलिखित परिषद पे लागू होगा। मिसिंग स्वायत्त परिषद, वोडो कछाड़ी कल्याण स्वायत्त परिषद, थेंगल कछाड़ी स्वायत्त परिषद, देवड़ी स्वायत्त परिषद, सोनोवाल कछाड़ी स्वायत्त परिषद, राभा हसोंग स्वायत्त परिषद और तिवा स्वायत्त परिषद। जो जनजातीय मामलों के तो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर जो हैं रानोज पेंगू ने कहा है कि इस परिषदों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। यदि विस्तारित अवधि के बाद चुनाव कराना संभव नहीं होता है तो राज्यपाल प्रशासन का नियंत्रण अपने हाथ में ले सकते हैं। विपक्ष के नेता ने कहा है कि मूल अधिनियम में संशोधन करने के बजाय इसके लिए अध्यादेश लाया जा सकता था अगर तात्कालिक जरूरत है तो। स्वायत्त परिषदों के बारे में बात करें तो यह संवैधानिक प्रावधान जो है 6ठी अनुसूची के अंतर्गत है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों के जनजातीय स्वशासन की व्यवस्था करता है, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है। प्रत्येक परिषद को कानून बनाने, कर लगाने और न्यायिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरा है 5वीं अनुसूची। इसके तहत जो है अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के लिए राज्यपाल को अधिकार दिया गया है। कोई स्वायत्त परिषद नहीं बल्कि जनजातीय सलाहकार परिषद इन क्षेत्रों में होती है। तो इसमें अगर एक चीज़ देखें तो जो त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ ये लागू होता है 6ठी अनुसूची। और बाकी क्षेत्र में जहाँ भी जनजातीय परिषद बनती है, सलाहकार परिषद बनता है, वहाँ लागू होता है 5th शेड्यूल। ये ध्यान रखिएगा। भारत के प्रमुख स्वायत्त परिषदों की बात करें तो असम में बोडोलैंड टेरिटोरियल, कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और दिमा हासा स्वायत्त परिषद है। मेघालय के अंतर्गत ग्रो हिल्स स्वायत्त परिषद, गारो
ये ग्रो लिखा हुआ है, गारो होगा। गारो हिल स्वायत्त परिषद, खासी हिल स्वायत्त परिषद और जयंता हिल स्वायत्त परिषद है। त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद स्थापित है। मिजोरम में ये सारे नाम हैं, आप देख लेंगे। लद्दाख में भी लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी परिषद और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी परिषद एक लेह और एक कारगिल के लिए बना हुआ है। स्वायत्त परिषदों के अधिकार की अगर बात करें तो ये विधायी शक्ति होती है, स्थानीय कानून बनाने का अधिकार, कार्यकारी शक्ति होती है, स्वशासन और विकास योजनाओं के प्रबंधन का अधिकार, न्यायिक शक्ति होती है, परंपरागत न्यायिक प्रणाली का संचालन करने का अधिकार, और वित्तीय शक्ति होती है, कर लगाने और राजस्व एकत्र करने का अधिकार। इस प्रकार जो स्वायत्त परिषद हैं क्षेत्रीय जनजातियों की पहचान और संस्कृति की रक्षा के लिए बनाई गई है। इसकी सफलता जो है क्षेत्रीय प्रशासन, विकास और सामाजिक समरसता पर निर्भर करती है। अब हम देखते हैं 2013 में एक क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय शिलाचित्र यानी रॉक कट वास्तुकला के संदर्भ में आपको विचार करने हैं। बादामी की गुफाएं भारत की सबसे पुरानी जीवित शिलाचित्र गुफाएं हैं, बिल्कुल गलत है। बराबर शिलाचित्र जो है गुफाएं मूल रूप से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा आजीवकों के लिए बनाई गई थी, ये भी शायद गलत होगा। और एलोरा में विभिन्न धर्म के लिए गुफाएं बनाई गई थी, ये सही होगा थर्ड। पहला गलत इसीलिए है क्योंकि ये सबसे पुरानी नहीं है। इससे पहले भी एमपी में सागर जिला में था, एक जगह है जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। और ये जो बनाया गया था बराबर शिलालेख, ये चंद्रगुप्त के द्वारा नहीं अशोक के द्वारा बनाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्योंकि है। सबसे पुरानी जीवित शिला जो है बिहार की बराबर गुफाएं, मुझे तो लगता है अन्य भी हो सकते हैं, अभी इसको रखते हैं पेंडिंग में। हालांकि ये गलत तो है ही। बराबर गुफाएं सम्राट अशोक के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी, न कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल, और ये आजीवक संप्रदाय को समर्पित थी। और तीसरा सही है कि एलोरा गुफा में जो है सभी धर्म, विभिन्न धर्म यानी कि हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के लिए बनाई गई हैं। प्रश्न देखते हैं अगला, जो आपको 2025 में पूछे जाने की प्रायिकता के आधार पे दिया जा रहा है। हुसैन सागर झील के संदर्भ में, हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है और हैदराबाद को वारंगल से जोड़ती है। हैदराबाद को वारंगल से नहीं जोड़ती बल्कि सिकंदराबाद से जोड़ने का स्थल है ये। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आंसर आ चुका है। इसे 1562 में इब्राहिम कुली कुतुब शाह द्वारा बनाया गया था और इसका नाम हुसैन शाह वली के नाम पर रखा गया था, बिल्कुल सही है। यह झील मूल रूप से मूसी नदी पर सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए बनाई गई थी, ये भी सही है। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारा सही है। पहला गलत इसलिए है क्योंकि हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ती है, वारंगल को नहीं जोड़ती। बाकी जो है आपको ये PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप नंबर पे मिल जाएगा, आप उसको लेकर के स्टडी कर सकते हैं। IT एक्ट 2021 और 2020 की धारा 69A के संदर्भ में आपको विचार करना है। IT अधिनियम 2021 और IT अधिनियम 2000 की धारा 69A से शक्ति मिलती है जिसे सरकार को ऑनलाइन सामग्री को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त होता है, ये बिल्कुल सही है। धारा 69A सरकार को केवल साइबर धोखाधड़ी के मामलों में नहीं, विभिन्न मामलों में ये अधिकार देता है ब्लॉकिंग का। थर्ड देखते हैं, सोशल मीडिया मध्यस्थों के लिए धारा 69A के तहत जारी सामग्री को हटाने के आदेशों का अनुपालन कानूनी रूप से अनिवार्य है, ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड गलत क्यों है, क्योंकि धारा 69A केवल साइबर धोखाधड़ी तक सीमित नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था, विदेशी मामलों से जुड़े हैं। और अभी जो ब्लॉकिंग हुई है वो विदेशी मामलों से संबंधित एक्ट के तहत, इस एक्ट के तहत विदेशी मामलों के आधार पे ब्लॉक किया गया है। जम्मू कश्मीर के संबंध में आपको विचार करना है शासन संरचना के विषय में। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें एक विधानसभा है, जबकि लद्दाख एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा नहीं है, बिल्कुल सही है। उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के कार्यकारी प्रमुख होते हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये भी सही है। जम्मू और कश्मीर पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियां राज्य सरकार के अधीन काम नहीं करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन काम करती है। तो पहला और दूसरा सही है। थर्ड गलत इसलिए है क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियां वो केंद्र के नियंत्रण में कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, ऑटोनोमस काउंसिल ऑफ इंडिया से 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय स्वशासन के लिए स्वायत्त परिषदों की स्थापना की व्यवस्था करती है।
5वीं अनुसूची सभी राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वायत्त परिषद, ये बिल्कुल गलत है। उन्हीं क्षेत्रों में जहां अनुसूचित जनजाति होते हैं और जहां इसकी ज़रूरत होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट अगर गलत हो जाता है तो आंसर ऑलरेडी आ चुका है। थर्ड स्टेटमेंट, छठी अनुसूची के तहत स्वायत्त परिषदों को कानून बनाने, कर लगाने और न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ये पहला और तीसरा सही है हमारा। सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि 5वीं अनुसूची जो स्वायत्त परिषदों की स्थापना की व्यवस्था नहीं करती, बल्कि राज्यपाल को अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए जनजातीय सलाहकार परिषद बनाने का अधिकार देती है। इस प्रकार आज का जो हमारा न्यूज़ एनालिसिस और PYQ to MCQ यहीं समाप्त होता है। आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, दूसरों को शेयर करें। ज़रूरत हो अगर किसी चीज़ की तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हमें सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ये न्यूज़ एनालिसिस और क्वेश्चंस रोज़ मिलते रहें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।